हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने बहुत ही पहले से कमेंट कर रहे हैं कि सर टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ये जुमला है या इससे युवा आबादी, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहां पे दुनिया में सबसे अधिक युवा रहते हैं। तो क्या इनको इससे फ़ायदा मिलेगा टूर ऑफ ड्यूटी से, या इसी तरह से जो मोदी जी योजनाएं लागू करते हैं समय समय पे वो जैसे असफल होती हैं वैसे ही क्या ये भी एक जुमला तो नहीं साबित होगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सेना में टूर ऑफ ड्यूटी योजना की शुरुआत करने की बात की है, लेकिन क्या वास्तव में इससे देश की युवा आबादी को फायदा होगा या मोदी सरकार की अन्य योजनाओं की तरह यह भी एक जुमला साबित होगा। इसलिए मैंने इसे पहले ही क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो आगे जब डिटेल एनालिसिस किया जाएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि कहाँ पे गड़बड़ी है, क्या होना चाहिए था। और जो इतिहास है इसका कि ऐसा नहीं है ये पहली बार है, ये पहली बार टूर ऑफ ड्यूटी लाया जा रहा है। ऐसे पहले कई बार लाए जा चुके हैं, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग नियम थे और इस बार जो आएगा वो उसमें अलग नियम होगा। सेना के एक आंतरिक अध्ययन के कुछ लीक हुए डाटा से पता चलता है कि सेना 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी योजना लागू करने की सिफारिश भारत सरकार से की है, जिसके तहत आम युवा 3 साल के लिए सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर सकते हैं। यह एक बार फिर यही याद दिलाता है कि सेना विभाग आज भी राजनीतिक मकसद से प्रेरित होकर संकेत देने के लिए और उपलब्ध ज्ञान को सिरे से नकारने वाले और अपने सतही विचारों को उजागर करने के लिए मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करता है। इस तरह के विचार पर जब गहराई से विचार किया जाता है तो उसे प्राय रद्द किए जाने के लायक ही समझा जाता है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि जैसे भारत सरकार ने बताया कि टूर ऑफ ड्यूटी क्यों लाया गया है, तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना का मकसद सेना पर पेंशन के बोझ को कम करना। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है कि सेना में अफसरों की कमी है उसे दूर किया जाएगा इसके माध्यम से। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है भारत देश में, इसे दूर करने में फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को जब भर्ती किया जाएगा तो जो बेरोजगारी दर है भारत में इसमें बढ़ भी रही है और लॉकडाउन के कारण से और अधिक समस्याएं पैदा हो गई हैं, तो इससे फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। चौथा पॉइंट जो बताया गया है युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जुनून लगातार बढ़ना, जिससे वे अपनी इच्छा को पूरा कर सकेंगे। जैसे सही माध्यम से जो पेपर एग्जाम के माध्यम से उतनी सही से नहीं हो पा रहे थे, छट जा रहे थे कहीं पे किसी भी पोजीशन पे जाके, लेकिन अब उनको एक अवसर दिया जाएगा कि जिससे वो अपनी इच्छा को पूरा कर पाए। इसी तरह से सरकार ने कई अहम पॉइंट को बताया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि कुल मिलाकर यह देश में हावी दक्षिणपंथी राजनीति के ज्यादा अनुकूल लगती है, क्योंकि इसमें सियासत का रंग भी मिला नजर आता है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना गंभीर विचार किए बिना ही तैयार की गई है, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक जरूरतों को भी पूरा नहीं करता है। इतने वर्षों में सेना के आंतरिक सर्वे से साफ हो चुका है कि युवा कोई देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर सेना में भर्ती नहीं होते, बल्कि वे एक सुरक्षित एवं अच्छे वेतन वाली नौकरी का आकर्षण ही उन्हें सेना में आने से प्रेरित करता है। तो इस तरह से विशेषज्ञों ने समय समय पे जो डाटा होता है उस हिसाब से बताया कि सरकार जो कह रही है वह सही नहीं है। उसके अलावा कुछ दूसरा पॉइंट है जिसको लेकर ऐसा किया जा रहा है। जहां तक देशभक्ति की बात है तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। बताया गया 3 साल की सैनिक सेवा का इजरायली मॉडल दक्षिणपंथियों को ज्यादा पसंद आता है। यहाँ आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि इसमें भी युवा देशभक्ति की खातिर नहीं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि इसे कानून का एक अनिवार्य राष्ट्र सेवा घोषित किया जा चुका है इजराइल देश में। उसी को देख के या उसी के आधार पे भारत में भी लागू करने की बात की जा रही है। ऐसे ही दुनिया में कई और देशों में है कि वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल जैसा रूल होता है कि आपको अनिवार्य सेवा देना होगा, और इस आधार पर यदि आप टूर ऑफ ड्यूटी को एक प्रेरणा का माध्यम मानेंगे तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा और यह एक ताकतवर राजनीतिक सैन्य संगठन को ही जन्म देगा। अब यहाँ पे यह भी समझना होगा कि सरकार को क्या करना चाहिए था या क्या होना चाहिए। ये जो नियम बनाया गया है इसके तहत क्या और बदलाव होना चाहिए, जैसे इसमें भी हम 4 से 5 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट ये बताया गया कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना तो न्यूनतम 5 वर्ष के लिए होना चाहिए था, ताकि इसमें शामिल होने वाले सरकारी कानून के तहत ग्रेच्युइटी मिल सके। जैसे 3 साल अगर आप ड्यूटी करेंगे तो आपको ग्रेच्युइटी नहीं मिलेगा, 5 साल अगर आप मिनिमम करते हैं तो आपको ये मिलेगा, लेकिन सरकार ने 3 साल किया, इसीलिए ऐसी चीज़ों पर ऐसी जो योजनाएं होती हैं उस पर सवाल उठते हैं। दूसरा चीज़ ये बताया गया है कि इसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना को भी
लागू होना चाहिए और अब से पूरी सेना भर्ती का 50% भर्ती इसी टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से होना चाहिए। ये नहीं कि आज ज़रूरत है तो आज कर दिया जाए, पता चले अगले साल इसकी भर्ती ना हो, तो ऐसा ना हो। अगर किया जाता है तो पूरी सेना की जितनी भी भर्ती होती है उसका 50% टूर ऑफ ड्यूटी से किया जाए, जिससे एक रेगुलरिटी बनी रहे, लोगों को भी पता चले कि हाँ अगर हम इस तरह से तैयारी करते हैं या हमारा फिटनेस ऐसा बना रहेगा तो हम आगे सेना में सर्विस अपना जो सेवा है वो दे सकेंगे। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि मोदी सरकार अपनी वित्तीय सीमाओं के अंदर इस योजना को अधिकतम आकर्षक बनाए और इससे रिटायर होने के बाद उस व्यक्ति को सरकार की अन्य सभी गतिविधियों में शामिल होने में प्राथमिकता दी जाए। जैसे छूट दिया जाता है वैसे ही इन व्यक्तियों को, इन युवाओं को भी मिले अगर ये टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से जॉब करते हैं। चौथा पॉइंट बताया गया है कि सेवा शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए जो न्यायिक जांच में खरे उतर सके। और यह क्यों किया जा रहा है, आप सबसे पहले इस बात को विस्तार से समझ लें, चाहे इस वीडियो के माध्यम से समझ लें या कहीं से भी आप समझ लें। जो सरकारी डाटा सरकार ने निकाला है कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, उसे भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जो डाटा लीक हुआ है उसके माध्यम से क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक पता चल रही है। रिपोर्ट के जो 4 पन्ने लीक हुए हैं उनसे वास्तविक योजना का पता तो नहीं चलता, मगर यह जरूर बताया गया है कि सरकार को कितनी बचत होगी और दूसरे क्या क्या लाभ हो सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से। इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि यह योजना अभी प्रारंभिक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में अभी आया है, जिनका चीफ ऑफ डिफेंस जो आपके CDS और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS ने खुलासा किया है कि ऐसा ऐसा किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी योजना में सेना के सैनिकों और अफसरों को 3 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा। वेतन वही होगा जो रेगुलर फौजी को मिलता है, लेकिन न तो कोई पेंशन होगी और ना ही कानूनन दे अर्थात बर्खास्तगी पैकेज होगा। ये सब आप सभी को नहीं मिलेगा जो लोग टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से जाएंगे। लेकिन हाँ, युद्ध में मारे जाने या अपंग होने पर वही सुविधाएं मिलेंगी जो रेगुलर फौजी को मिलती है। इस योजना का जो स्वरूप है वह सरकारी नौकरियों और कॉरपोरेट जगत के लिए भी प्रशिक्षित, आत्मविश्वासी, मेहनती और प्रतिबद्ध वर्कफोर्स उपलब्ध कराएगी। ये सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन अभी भी सरकार ने नहीं बताया कि बस सरकार के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बताया गया है कि इससे सिर्फ लोगों को सेना में भेजा जाएगा, लेकिन इसी तरह से उनको ट्रेन करके, ट्रेनिंग करा के उसको दूसरे सेक्टर में भी लगाया जाएगा। लीक हुए दस्तावेज में आशा की गई कि ऐसा ही होगा, लेकिन मोदी सरकार केंद्रीय या प्रादेशिक सरकारी नौकरियों के लिए 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी को अनिवार्य शर्त नहीं बनाने जा रही है। हाँ, वेतन कर मुक्त जो आपका वेतन होगा वो टैक्स फ्री हो सकता है। अफसरों को 5 से 6 लाख का और सैनिकों को 2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट अनुदान दिया जा सकता है। यहाँ पे सकता का मतलब आप समझ पाइएगा कि अभी ये क्लियर नहीं है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में उन्हें नौकरी देने के मामले में भी प्राथमिकता देने की सिफारिश की जा सकती है। इससे जुड़े एक और योजना है जिसे हम इनवर्स इंडक्शन के नाम से जानते हैं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के अफसरों और सैनिकों के लिए होगी, जिन्हें सेना में 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी योजना में भर्ती किया जाएगा। और जैसे ही उनका कार्यकाल 3 साल का खत्म होगा वैसे ही वो वापस CAPF आपका जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उसमें उनको ड्यूटी मिल जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी योजना का मुख्य लाभ यह है कि इसके लागू होते ही वेतन और पेंशन के मदों में जो खर्च होता है उसमें कमी आएगी, सरकार का पैसा कम खर्च होगा और सरकार का जो बजट है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि उसके खजाने में पैसे बचेंगे। और दूसरा लाभ ये होगा कि रेगुलर सैनिक और अफसरों के कैरियर में संभावनाएं बढ़ेंगी। जैसा पहले मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये पहली बार देश में नहीं हो रहा, इसके पहले भी समय समय पे होते रहे, चाहे आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद। तो उसके बारे में विस्तार से बात किया जाए कि कब कब क्या रूल और रेगुलेशन थे। भारत देश में सबसे ज़्यादा बजट रक्षा क्षेत्र के लिए जारी होता है। 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में करीब 16% हिस्सा रक्षा क्षेत्र का है। और इस बजट में से सैनिकों की सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा धन खर्च होता है कि वो कहाँ पे जाएंगे, कैसे रहेंगे, उनके खाने पीने की हर प्रकार की जो व्यवस्था होती है सबसे ज़्यादा सरकार पैसा वहाँ पे खर्च करती है। जैसे सरकारें आमतौर पर उसे फौजी में भर्ती होने से लेकर उसकी मृत्यु तक सर्वोत्तम सुविधाएं देती हैं। सैनिकों की पत्नी को उनकी पेंशन का 50% मिलता है और इसके साथ ही अन्य बेहतरीन सुविधाएं भी उनके फैमिली को मिलता है, चाहे वो मेडिकल का हो या आने जाने यात्रा का, हर प्रकार की सुविधाएं सरकार देती है। तो इसमें जो पैसा खर्च होता है तो ये जब टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो जाएगा तो उससे ये पैसा सरकार का बचेगा। स्वैच्छिक या अनिवार्य शॉर्ट सर्विस स्कीम सदियों से चली आ रही है। रक्षा बजट को कम करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। जहां पर भी कम आबादी के कारण, जैसे इजराइल देश को ले लीजिए कि इजराइल देश में सेना में
भर्ती होने वालों की संख्या बहुत ही कम है या लंबे युद्ध की स्थिति में सेनाओं की संख्या कम पड़ने पर तब सरकारें एक निश्चित समय के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर देती है कि जिसको भी आना होगा वो आके भर्ती हो सकेगा। भारतीय सेना को ऐसी योजनाओं का खूब अनुभव रहा है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अंग्रेजों ने भारतीय सेना की ताकत जो पहले 2 लाख हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया था। समझिए कि लगभग 23 लाख की संख्या फटाफट बढ़ती गई और उसके बाद 1948 में यह संख्या घटकर मात्र 3.5 लाख सैनिकों की हो गई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2 से 25 हुआ, 25 से वापस कितना आ गया 3.5 लाख। तो सरकार ने सिर्फ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा, जब तक लड़ाई होगी तब तक हम आपको रखेंगे, उसके बाद हम आपको घर पे भेज देंगे। उस समय सेवा शर्तें सरल थी, सरकार की जरूरत तक सेवा देनी थी। उनमें से अधिकतर सैनिक 5 साल की सेवा के बाद मिलने वाली जो मामूली ग्रेच्युइटी होती है उसको लेकर अपने अपने घर चले गए और उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिला था। तो ऐसी जो सरकार होती है समय समय पे ऐसी योजना निकालती है और जो अपना काम होता है उसको काम कराने के बाद, उसको काम को पूरा कराने के बाद जिसके माध्यम से लाती है उसको वापस वहीं पे भेज देती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कलर सर्विस जो 7 से 10 साल की होती थी और रिजर्व सर्विस जो 5 से 8 साल की होती थी, स्कीम लागू की गई। रिजर्व सर्विस में सैनिक को वेतन नहीं, सिर्फ स्टाइपेंड या इसे कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त खर्चा होता है वही उनको मिलती थी। जब वे 2 महीने के वार्षिक प्रशिक्षण में हिस्सा लेते थे, 15 वर्ष की सेवा के बाद सैनिकों को रिजर्विस्ट पेंशन दी जाती थी जो रेगुलर सैनिक की पेंशन के मुकाबले में बहुत ही कम हुआ करती थी। यह बड़ी अच्छी योजना थी उस समय की बात किया जरा, लेकिन उसके बाद प्रशिक्षित लोगों की सेवा लेते रहने और जन कल्याण के नाम से जो नीतियां बनाई गई उसके कारण यह योजना बंद हो गई। इसके बाद पेंशन के लिए 15 साल की न्यूनतम अनिवार्य सेवा लागू की गई। अफसरों के लिए भी 1962 में इमरजेंसी कमीशन और 1966 में शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू की गई। इमरजेंसी कमीशन के मामले में सेवा अवधि स्पष्ट की गई, अर्थात जब तक सेवा की जरूरत होगी, और शॉर्ट सर्विस के लिए अनिवार्य सेवा 5 वर्ष रखा गया। लेकिन इन दोनों ही सेवाओं में पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। जिन्हें रेगुलर कमीशन नहीं मिला उन्हें 5 वर्ष बाद की ग्रेच्युइटी देकर हटा दिया गया। फिर प्रशिक्षित लोगों की सेवा लेते रहने और जन कल्याण के नाम पर सरकार व सेना ने सेवा पहले 5 वर्ष बढ़ाने और फिर इसे 10 वर्ष तक की योजना बढ़ाया गया, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। एक विशेषज्ञ ने इस योजना को पुरानी बोतल में नई शराब कहा है कि जैसे पहले किया जाता था अंग्रेजों के ज़माना में, जो भी जैसा लगता था कि ऐसा नियम बना दो ऐसे फ़ायदा हो जाएगा उनको, वैसे ही बनाया जाता था। वैसा वही हाल आज भी हो रहा है। आज हमारे पास सुगठित प्रादेशिक सेना है। असैनिक को सैनिक या अफसर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक भर्ती की जाती है, जबकि उनकी सिविल नौकरी पहले से ही सुरक्षित रहती है अगर वो छोड़कर ऐसे काम करने के लिए या ऐसी जो प्रोजेक्ट होता है उसको चालू किया जाता है। प्रादेशिक सेना के यूनिटों ने युद्ध और अलगाववाद विरोधी अभियानों में प्रशंसनीय काम किए हैं। युवाओं को सैन्य अनुभव देने के लिए एनसीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, नेशनल कैडेट कोर जो होता है, जिसमें 13 से 15 लाख युवा शामिल हैं। 1948 से ही देश के प्रधानमंत्री वार्षिक समारोह में शामिल होते हैं। एनसीसी वालों को ऑपरेशनों में लगी यूनिटों के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। भारत में वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है। सैनिकों या अफसरों के रूप में भर्ती किए जाने वाले युवाओं की भी कोई कमी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई आकर्षक अल्पकालिक स्कीम जिसमें सेना के प्रशिक्षण तथा कार्य मानकों और जरूरतों के बीच संतुलित बनाया गया हो तो रक्षा बजट के प्रबंधन का सबसे कम खर्चीला उपाय साबित हो सकता है। लेकिन असली चीज यह है कि मोदी सरकार इसकी क्या क्या शर्तें तय करती है जब इसके तहत लोगों की भर्ती की जाएगी 3 साल के लिए, क्योंकि अभी ऐसे जो रूल और रेगुलेशन है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाए हैं। सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, वो अभी पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस नहीं आ पाई है। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या ये वास्तव में जो टूर ऑफ ड्यूटी है कहीं जुमला तो साबित नहीं होगा। अन्य परियोजनाओं की तरह से जैसे मेक इन इंडिया आया वो भी जुमला ही था, ऐसे कई और आपके सामने ऐसे नाम होंगे जो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही फेल हो गए। तो क्या ये भी ना फेल हो जाए, क्योंकि अगर ये फेल होता है तो सीधे सीधे इससे युवाओं के अंदर जो एक फोर्स में जाने की या सेना में भर्ती होने के जो मनोबल होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है देश के लिए भी और युवाओं के लिए भी। तो आप सभी इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।